हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द व्हाट अर्ली वैदिक पीपल। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीपल के बारे में हमने पढ़ा था, काफ़ी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने, उनकी मटेरियल लाइफ के बारे में जाना था, किस तरह से वो फैमिली में किस तरह से अरेंज थे, किस तरह से ट्राइब को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया था इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी है हमें, किसके बारे में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी है अर्ली वैदिक सोसाइटी में। ठीक है, अर्ली वैदिक कल्चर में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक वर्ड याद रख लेना यहाँ पे, ये एग्री या एग्रो पेस्टोरल, एग्री पेस्टोरल, पेस्टोरल सोसाइटी थी। कैसी थी? एग्री पेस्टोरल सोसाइटी थी। जो एग्री वर्ड है वो एग्रीकल्चर से है। पेस्टोरल मतलब जो गाय भैंस चराते हैं, या फिर एनिमल रेयरिंग होती है। एनिमल रेयरिंग होती है वो किस में होती है? जिसमें पशुपालन, हाँ पशुपालन सही वर्ड रहेगा। ठीक है, किसके लिए? पेस्टोरल के लिए। तो पशुपालन और साथ में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो इतना एडवांस नहीं था। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था? पेस्टोरलिज्म। ज्यादातर सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? पेस्टोरलिज्म था। ठीक है, सो एग्रीकल्चर जो था अर्ली वैदिक सोसाइटी में एक तरह से इकोनॉमिक बैकबोन था। ठीक है, मेन क्रॉप्स क्या थे उस जमाने में? बार्ले, जिसको यवा से डिनोट करा जाता था, एंड वीट। बार्ले, बार्ले एंड वीट। और जो राइस कल्टीवेशन था वो ऋग वैदिक सोसाइटी या फिर अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी उसके एंड में राइस कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्लियर है? पेस्टोरलिज्म क्या है? पेस्टोरलिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है, हमेशा याद रखना, अगर ऋग वेदा की मैं कहीं बात कर रहा हूँ या अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे जो इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है? काउस को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा किसे दिया गया है? काउस को दिया गया है, कैटल को दिया गया है। सो कैटल रियरिंग वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। कैटल रियरिंग वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और जो सबको समझ आ रहा है, कैटल को डिनोट किससे करा जाता था? गऊ से कैटल को डिनोट करा जाता था। कैसे डिनोट करा जाता था? गऊ से कैटल को डिनोट करा जाता था। तो ऑफ कोर्स कैटल जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, तो उस जमाने में लेकिन कैटल को क्या बोलते थे? गऊ बोलते थे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एज इट इज आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, और अगर कोई इंसान कितना अमीर है, अगर किसी इंसान की सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंस है, वो कितना ज्यादा धनी है, वो कैसे पता चलता था? मतलब किस चीज से डिनोट करते थे? उसके पास कितने नंबर ऑफ काउस थे, उसके पास कितने नंबर ऑफ काउस थे। ठीक है, क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास 10 काउस हैं, ठीक है, दूसरे के पास 20 हैं, तो किसके पास ज्यादा कह सकते हो कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा वेल्थ मानी जाती थी? जिसके पास 20 काउस हैं। सो काउ वॉज द सिंबल ऑफ वेल्थ। ठीक है, काउ वॉज द सिंबल ऑफ वेल्थ। ठीक है, कैटल रेफर टू एज गऊ वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। क्लियर है? वेल्थ वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ काउस, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो काउ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अगर युद्ध भी हो रहा है, अगर लड़ाई भी हो रही है, तो वो किसकी वजह से होती थी? काउ की वजह से ही होती थी। इट वॉज नॉट एन आइडियल आइडियल सोसाइटी। मैंने बताया था कि एक आइडियल सोसाइटी नहीं थी। वहां पे चोरी भी होती थी, बगलरी भी होती थी। ठीक है, इवन काउस को भी, जो कैटल थे उनको भी चुरा लिया करते, मतलब चुरा लिया करते थे लोग। ठीक है, सो जो जो वर्ड है, जो वॉर, जैसे जो वॉर एक इंग्लिश वर्ड है, उसकी जगह वहां पे लेट अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या वर्ड यूज होता था? क्या यूज होता था? गविष्ठी। क्या वर्ड यूज होता था? गविष्ठी। तो ये याद रखना। सो वॉर की जगह क्या वर्ड यूज होता था? ठीक है, वॉर का मतलब क्या था? गविष्ठी था। ठीक है, और उसका गविष्ठी का मतलब क्या है? सर्च फॉर काउस। गविष्ठी का मतलब क्या है? सर्च फॉर काउस। काउ को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? गौ। ठीक है, मैंने बताया काउ वॉज द, मतलब पूरी की पूरी जो अर्ली वैदिक सोसाइटी किसके सेंट्रल अराउंड है? अराउंड काउस। तो याद रखना, कैटल याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। उस टाइम जो ट्रेडिंग थी, मतलब जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। जो ट्रेड होता था वो किसके थ्रू होता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। लोग सामान आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। और जो काउस थी, दे वर ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो काउस थी दे वर ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो काउस थी दे वर ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है सबको? सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड ट्रेड था। जो नेबरिंग ट्राइब्स थी आपस में बहुत लिमिटेड ट्रेड करती थी। एक्चुअली इतना सरप्लस होता भी नहीं था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर था वो अच्छा खासा तो था लेकिन इतना भी नहीं था
कि बहुत बड़े लेवल पे कह सकते हो ट्रेड करा जाए, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है, जो ट्रेड होता था वो मोस्टली मेटल्स और लग्जरी गुड्स में होता था, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, इनको वीविंग आती थी, अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोगों को वीविंग आती थी, पॉटरी आती थी, मेटल वर्क आता था, ठीक है। उस टाइम कॉपर के टूल्स यूज करे जाते थे, वेपन्स भी कॉपर से ही बनाए जाते थे, ठीक है। व्हील जो था बहुत वाइडली यूज होता था कार्ट्स में, चैरियट्स में, ठीक है, क्लियर है, जो कि दिखाता था इनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर बात करते हैं कि काउ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स जो हैं जो कि हमें पढ़ना है इन अर्ली वैदिक सोसाइटी, वो वो सारी किससे रिलेटेड है, वो काउ से ही रिलेटेड है। तो प्लीज आप एज इट इज इसको याद कर लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ ज्यादा मतलब मत ढूंढना। फिर आगे बढ़ते हैं। सो ऋग वैदिक इकोनॉमी की अगर बात करें तो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, पशुपालन पे बहुत ज्यादा निर्भर थी, ठीक है, क्लियर है। सो रिच पीपल को क्या बुलाया जाता था, रिच पीपल को बुलाया जाता था गोमत। क्या बुलाया जाता था रिच पीपल को? गोमत। फूड ग्रेन्स को क्या बुलाया जाता था? गोधम। फूड ग्रेन्स को क्या बुलाया जाता था? गोधम। जो वॉर था उसको क्या बुलाया जाता था? गविष्ठी। वॉर को क्या बुलाया जाता था? गविष्ठी। डॉटर को क्या बोला जाता था? दुहित्री। डॉटर को क्या बोला जाता था? दुहित्री, ठीक है, जो कि किसी भी कैटल का ख्याल रखती है। दुहित्री का मतलब ऐसा कुछ होता है कि कैटल का ख्याल रखती है या काउ का उसका ख्याल रखती है, ठीक है, क्लियर है। सो गेस्ट को क्या बोला जाता था? घोगान, ठीक है। गेस्ट को क्या बोला जाता? घोगान, ठीक है, क्लियर है। टाइम को कैसे डिनोट करा जाता था? गोधुली। टाइम को किस चीज में मेजरमेंट करा जाता था? टाइम मेजरमेंट को क्या बोलते थे? गोधुली, ठीक है, क्लियर है। सबको समझ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी टर्म्स, लिख लेना एज इट इज आप अपने नोट्स में। तो रिच पीपल को बोला जाता था गोमत, फूड ग्रेन्स को क्या बोला जाता था? गोधम, वॉर गविष्ठी, ठीक है, डॉटर दुहित्री, गेस्ट को गोगन, एंड टाइम को गोधुली, ठीक है। टाइम को क्या बोला जाता था? गोधुली। और काउस को क्या बोला जाता था? गौ, ठीक है, क्लियर है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, एज इट इज याद करना है, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। सोशल डिवीजन बात करें तो अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थे, जो जो थी वो इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी। इट वाज नॉट रिजिड सोसाइटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई एक इंसान का अगर जन्म हो रहा है तो फिर वो एक्स कह सकते हो कास्ट का हो जाएगा या वाई कास्ट का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं था। जो भी क्लासिफिकेशन था ऋग्वेदिक सोसाइटी में, इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यानी लोगों को पहचाना जाता था किससे? जो वो काम करते थे। इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्लियर है, इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। सबको समझ आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है डिफरेंट क्लासेस इमर्ज होने लगी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक कल्चर, या फिर ऋग्वेदिक सोसाइटी के एंड होते होते, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस इमर्ज होने लगी। जो वॉरियर्स क्लास एक इमर्ज हुई, प्रीस्ट क्लास एक इमर्ज हुई, ठीक है। फिर जो कॉमन पीपल थे वो, और बिल्कुल एंड में ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड शूद्रास अपीयर्ड हुए। कौन अपीयर्ड हुए? शूद्रास, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये चीज याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ये जो हम डिफरेंट कह सकते हो इसमें क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई प्रीस्ट ये वो फलाना, ये इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। तो लोगों के पास उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भाई अगर वो एक क्लास में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसके पास कुछ दूसरा चीज भी करने का ऑप्शन था, उसके पास दूसरी क्लास अपनाने का ऑप्शन था। मतलब अगर वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर ले तो वो दूसरी क्लास में जा सकता था, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। सो अगर बात करें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आर्यंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स। आर्यंस जो थे वो ऑर्गेनाइज किस में थे? ट्राइब्स में थे। और ट्राइब्स को क्या बोलते थे? ट्राइब्स को बोला जाता था जन। ये पहले भी पढ़ा दिया गया है आप लोगों को। तो आप एक बात बताइए, वैसे क्या जनपद शब्द यहाँ पे यूज हुआ है अर्ली वैदिक सोसाइटी में? क्या जनपद वर्ड यूज हुआ है अर्ली अर्ली वैदिक सोसाइटी में? तो जनपद जनपद वर्ड जो है बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। जनपद जो वर्ड है वो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है किसमें? अर्ली वैदिक सोसाइटी में, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो जनपद वर्ड यूज नहीं है। एक्चुअली जो जनपद वर्ड है वो रिलेटेड टू है टेरिटरी। जो जनपद वर्ड है वो रिलेटेड टू है किससे? टेरिटरी से। और मैंने बताया कि आपको ये चीज याद रखनी है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में टेरिटरी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। टेरिटरी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक फेज? तो ट्राइब वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राइब वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट थी? यजनाज मैंने बताया था यहाँ पे थे, ठीक है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? काउज, ठीक है। लेकिन ये दो चीज तो आप याद रखना, यजनास तो और ज्यादा आके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं,
ठीक है, लेटर वैदिक फेज। लेकिन ट्राइब और काउज, ये चीज याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन्होंने अर्ली वैदिक सोसाइटी में, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। सो द सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन ट्राइबल यूनिटी रेदर देन कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम। तो जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ट्राइबल यूनिटी पे डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था, ट्राइबल यूनिटी पे, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम था, ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स क्या क्या थी, भरताज, भृगुज, पुरुषाज, यदुज, अनुज, ठीक है, ध्रुयूज, ठीक है, ये उस टाइम की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या कास्ट वास्ट कुछ सिस्टम आया था, नहीं। उस टाइम जो वर्णा का मीनिंग था, उस टाइम जो वर्ण वर्ण शब्द का जो मतलब था, वो था कलर से रिलेटेड था, वो था कलर, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो वर्ण जो था बस उसका सिंपल मीनिंग था कलर। और इस चीज में जो है ना, मतलब इसका यूज होता था इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन लोग वैदिक हैं, कौन लोग नॉन वैदिक है। मैंने बताया था आप लोगों को, जो नॉन वैदिक लोग थे उसको ये आर्यंस क्या बुलाते थे, डार्क स्किन, क्या बुलाते थे, डार्क स्किन के लोग बुलाया करते थे इन लोगों को, कि भाई इनकी डार्क स्किन है। तो जो वर्ना वर्ड है वो वहीं से आया है, जो वर्ना वर्ड है वो वहीं से आया है, जो कि क्या डिनोट करता है, इट इट वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। क्या गोत्र उस टाइम, जो गोत्र सिस्टम है क्या वो प्रिवेलेंट था, उस टाइम पे गोत्र सिस्टम वाज नॉट प्रिवेलेंट। ये किस टाइम की बात चल रही है, अर्ली वैदिक कल्चर की बात चल रही है, अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात चल रही है, जहाँ पे गोत्र सिस्टम वॉज नॉट प्रिवेलेंट, क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। गोत्र सिस्टम कब से यूज होने लगा, इन द लेटर वैदिक फेज, इन द लेटर वैदिक फेज, जो आगे का फेज है, ठीक है, उसमें गोत्र सिस्टम यूज होने लगा, सबको समझ आ रहा है। गोत्र क्या होता है, गोत्र सिंपल चीज है, जिसको नहीं पता मैं समझा देता हूँ, ठीक है। गोत्र, तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक बंदा एक्स है, दूसरा वाई है। तो अगर गोत्र सेम है, इसका मतलब ये होता है कि इनके एंसेस्टर सेम है, ठीक है, दे बोथ केम फ्रॉम अ सेम एंसेस्टर, सबको समझ आ रहा है। तो यानी एक जो एक्स है, जो वाई है, इनके एंसेस्टर क्या है, अगर सेम है तो इनका गोत्र भी सेम हो जाएगा। क्या ये लोग आपस में शादी कर पाएंगे, ये आज के जमाने में भी लोग यूज करते हैं गोत्र सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो गोत्र सिस्टम है ये कब से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था लेटर लेटर वैदिक फेज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेटर वैदिक फेज। सो इस वाले जो हमारा अर्ली वैदिक सोसाइटी है, अर्ली वैदिक फेज है, उसमें गोत्र सिस्टम यूज नहीं होता है, ठीक है। गोत्र सिस्टम बस इसलिए ही, मतलब मेनली जो उसका यूज था वो यही था कि आपस में शादी नहीं करते थे सेम गोत्र के लोग, क्योंकि ये माना जाता था कि उनके एंसेस्टर सेम है, ठीक है, सबको समझ आ गया। सो गोत्र इन अर्ली वैदिक सोसाइटी नो सच सिस्टम वाज प्रिवेलेंट, ठीक है, क्लियर है। मैरिज वॉज टिपिकली मोनोगैमस, मैरिज जो थी वो मतलब ज्यादातर मोनोगैमस ही थी, यानी एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ ही, मतलब एक इंसान के साथ ही शादी करता था। लेकिन जो ट्राइबल चीफ थे वो कभी कभी पोलीगैमी कर लिया करते थे, कभी कभी पोलीगैमी कर लिया करते थे, मीन्स एक से ज्यादा शादी कर लिया करते थे, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। फिर इसके बाद अब हमें, मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने अटैच करे हुए हैं इस स्लाइड में, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्रीलिम्स में जो जो है दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस। हम जैसे ही सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे मैं आपको एंशियंट इंडिया के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, PYQs, ठीक है, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ये क्या है, हमारी पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी इस सब्जेक्ट पे। सो पहला क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं, PYQ रिलेटेड टू द टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़े हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस, ठीक है, एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। यानी इसने पूछा है कि भाई, अगर हम ऋग वैदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल के बीच में डिफरेंस करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट तीनों में से सही है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऋग्वेदिक आर्यंस जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो यूज करते थे कोट ऑफ मेल और हेलमेट को वॉरफेयर में, ठीक है, कोट ऑफ मेल और हेलमेट को वॉरफेयर में यूज करते थे। लेकिन जो इंडस वैली पीपल थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ऐसा कुछ सबूत नहीं छोड़ते, मतलब वो कोट ऑफ मेल और हेलमेट यूज नहीं करते थे, ठीक है। ये बात होगी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब फिर सेकंड पॉइंट है, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो जानते थे गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में। लेकिन जो इंडस वैली के लोग थे वो सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे, कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे, ठीक है, क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट है। सो ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिक, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं,
जो ऋग्वेदिक आर्यंस है उन्होंने डोमेस्टिकेट करा होता हॉर्स को, लेकिन एज सच कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं मिलता है। देर वेयर देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ठीक है, लेकिन इंडस वैली पीपल इस एनिमल के बारे में जानते थे, ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिक सबूत नहीं मिला है। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब पहला पॉइंट एक बार डिस्कस करें। पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको स्पेसिफिकली पढ़ा रखा है कि कोट ऑफ मेल और हेलमेट यूज करते थे। अगर आपको ये भी याद ना है कि कोट ऑफ मेल और हेलमेट यूज करते थे, तो इतना याद रखना कि ऋग्वेदिक आर्यंस क्या थे, वॉरफेयर करते थे। तभी तो वो लोग जो लोकल लोग थे, इनहेबिटेंट्स जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन लोगों पर अपनी मतलब उन लोगों पर कब्जा कर पाए, मतलब उन लोगों को उन लोगों की जगह से ही हटा दिया था, हमने पढ़ा था। ठीक है, दासाज और दस्यूज के बारे में नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, सो ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा वॉरफेयर वाली एक तरह का कल्चर था जो आर्यंस का था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे वो यूज करते थे कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। लेकिन जो इंडस वैली पीपल जो लोग थे, मैंने बताया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो एक तरह से ट्रेडिंग सोसाइटी थी, मतलब जो ट्रेड ट्रेड में काफी ज्यादा बिलीव रखती थी। और मैंने बताया था कि और हो सकता है कि जो वहाँ की रूलिंग क्लास थी वो भी मर्चेंट ही रही हो, वो भी मर्चेंट ही रही हो। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ती है, ना ही उनके पास कोई एडवांस टूल्स थे। हमने ये पूरा पढ़ा हुआ है कि ऋग्वेद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनके पास कोई स्पेसिफिक टूल्स और वेपन्स नहीं थे जो वो बहुत बड़े लेवल पे वॉरफेयर करते हो, ना ही ऐसा कोई सबूत मिला है। तो पहला वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, वो करेक्ट है, वो सही है। जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है, सही है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा गंदा हो गया। ठीक है, जो पहला वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उनको गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, ये तो ठीक है। लेकिन इंडस वैली पीपल थे जो जो थे, क्या उन्हें आयरन के बारे में पता था? तो उन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था, और ओनली वर्ड भी यहाँ यूज करा है, ये भी देखना। तो क्या ऐसा है कि इंडस वैली पीपल को सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में पता था? तो आयरन के बारे में तो नहीं पता था, और इनको बाकी मेटल्स के बारे में भी पता था। ये मैंने पढ़ाया था कि गोल्ड ऑर्नामेंट भी यूज करते थे। सो एक तो ओनली वर्ड आ गया, तो ये तो वहीं यहीं पे गलत हो गया। दूसरा आयरन, आयरन तो इवन ऋग्वेदिक लोग भी यूज नहीं करते थे, आयरन तो ऋग्वेदिक आर्यंस भी यूज नहीं करते थे। ठीक है, क्लियर है। फिर यानी सेकंड पॉइंट इज रॉन्ग, ये वाला सही है। फिर थर्ड पॉइंट, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। हॉर्स ड्रॉन चैरियट अगर यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हॉर्स भी यूज करते होंगे। ठीक है, क्लियर है। और जो वॉरफेयर था उसमें इनको आगे की मतलब इनको सक्सेस इसलिए ही मिलती थी लड़ाई झगड़ों में, जब भी फाइट्स होते थे बड़े बड़े, तो उसमें ये जीतते इसलिए ही थे जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, क्योंकि इनके पास हॉर्स था। क्या क्या था इनके पास? हॉर्स था, और एडवांस वेपन्स भी थे। ठीक है, लेकिन एज सच कोई एविडेंस एविडेंस नहीं नहीं मिला है हमें इसमें इंडस वैली पीपल का कि वो हॉर्स यूज करें, और बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, दैट इज पी वाई क्यू। हमने ये वाला सॉल्व करा है। कोई अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ, तो जो रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का, ये पूछ रहे रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस था, वो प्राइमरली किस चीज पे था? क्या वो भक्ति करते थे? क्या मैंने एक भी बार भक्ति वर्ड यूज करा है यहाँ पे? नहीं। तो इमेज वर्शिप करते थे, इमेज वर्शिप भी मैंने मना करा था आप लोगों को। ठीक है, यजनास तो करते थे। ठीक है, क्लियर है। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, यस। क्या वर्शिप करते थे नेचर की? हाँ, हमने पढ़ा है, अग्नि देवता पढ़े हैं यहाँ पे, उषा द गॉड ऑफ डॉन। ठीक है, DAWN की बात हो रही है, द गॉड ऑफ डॉन। ठीक है, क्लियर है। सूर्य देवता की पूजा करते थे, तो वर्शिप ऑफ नेचर तो ऑफकोर्स हो रहा है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। वायु देवता की ये पूजा करते थे। सो वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, भक्ति वर्ड मैंने यूज नहीं करा है। सो इसका भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सबको समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर सीधा स्टार्ट होता है। अब हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल, बिकॉज जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी हम उतनी उतनी बड़ी टीम हम रख पाएंगे। ठीक है, और उतनी जल्दी ही आपके लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा नए चैप्टर पे आते हैं। एक बार इस चैप्टर का नाम देख लीजिए, द लेटर वैदिक फेज एंड द ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी में एज इट इज इस चैप्टर का नाम है। एक बार मैं आपका इसमें सेट कर देता हूँ, ये आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, क्लियर है। द लेटर वैदिक फेज एंड द ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन।
अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब देखो होता क्या है, जो स्टार्टिंग में जो अर्ली वैदिक फेज था, वहां पे जो टूल्स थे, जो अर्ली वैदिक फेज था वहां पे जो टूल्स थे वो इतने एडवांस नहीं थे, क्योंकि वो जो है ना कॉपर से बने थे, या फिर ठीक है, या ब्रॉन्ज से बने थे। सबको समझ आ रहा है? लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, आगे के टाइम में आयरन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। क्या यूज करना स्टार्ट कर देते हैं? आयरन। अब आयरन से दो चीज होती है, एक तो जो घने जंगल हैं, दैट इज डेंस फॉरेस्ट जो हैं, एक तो जो घने जंगल हैं डेंस फॉरेस्ट, इनका क्या हो जाता है, इनको काटना आसान हो जाता है। जो डेंस फॉरेस्ट है उसको काटना आसान हो जाता है। क्लियर है सबको? जो डेंस फॉरेस्ट है, आयरन टूल्स के जरिए, मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, आयरन टूल्स के जरिए, आयरन टूल्स के जरिए जो डेंस फॉरेस्ट है, घने फॉरेस्ट है, उसको काटना आसान हो जाएगा। अब जब उसको काटना आसान हो जाएगा तो लोग क्या है, जो डिफरेंट ट्राइब्स थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में माइग्रेट करने लगेंगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में माइग्रेट करने लगेंगी। और धीरे धीरे जब आयरन टूल्स के जरिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होने लगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होने लगा। एक ऐसा करते हैं, पूरा एक स्लाइड ही मैं ऐड कर देता हूँ, पूरा ब्लैंक पेज। रुकिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, टूल्स इंप्रूव हुए। टूल्स इंप्रूव हुए तो जो ट्राइब्स थी उन्होंने घने जंगल काटे, फॉरेस्ट कट कर दिए, फॉरेस्ट। ठीक है, घने जंगल काटे, फिर एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गया, एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो गया। ये जो एरो ऊपर वाला ये जो मैं साइन है, इसका मतलब है कि भाई चीज बढ़ रही है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ तो क्या हुआ, सरप्लस हुआ। क्या हुआ? सरप्लस हुआ। ठीक है, क्लियर है? सरप्लस यानी जो कह सकते हो खाने की पूर्ति के लिए होता है उससे भी ज्यादा हो रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलो अनाज खाना है, तो मेरे पास टोटल जो प्रोडक्शन है वो 3 किलो अनाज का हो रहा है, तो जो 1 किलो तो हमारे यूज का हो गया, 1 kg। तो जो बाकी 2 kg है वो क्या हो जाएगा, वो सरप्लस हो जाएगा। अब सरप्लस जो हमारे पास जो भी सीरियल्स है, जो भी ग्रेन्स है, उससे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अब ये जो सरप्लस है, बाकी जो 2 kg है, वो हम किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो कि कोई टूल बनाता हो। अब जो टूल बनाता है उसको खेती बाड़ी करने की जरूरत है नहीं, वो अपना टूल बना के काम कर सकता है। तो वो अपना फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, उस जमाने की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दैट इज लेटर वैदिक फेज की। कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है और डिफरेंट चीजें कर सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीजें कर सकता है। तो इकोनॉमी क्या हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ती है। सबको समझ आ गया? अब इकोनॉमी बढ़ती है तो धीरे धीरे जो किंग है, ये सब ही पढ़ना है हमें इसमें आगे। धीरे धीरे जो किंग था या फिर जो उस टाइम राजन था, किंग वर्ड यूज नहीं करते, जो उस टाइम जो राजन था, जो राजन था उसकी पावर बढ़ेगी धीरे धीरे। उसकी पावर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो बलि लेता था इन लोगों से। ठीक है, ट्राइब से क्या लेता था, वो बलि लेता था। अब जब राजन की पावर बढ़ रही है, जब एक बहुत बड़ी, अब राजा जो था, जो राजन था वो एक बहुत बड़ी आर्मी को भी सपोर्ट कर सकता था। आर्मी को कैसे सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि सरप्लस हो रहा था। सबको समझ आ रहा है? अब इकोनॉमी बढ़ गई, राजा की जो थी आर्मी वो बढ़ गई, राजा पावरफुल हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट किंगडम्स इमर्ज होने लगे, डिफरेंट किंगडम्स इमर्ज होने लगे। सबको समझ आ रहा है? डिफरेंट 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 किंगडम्स इमर्ज होने लगे। ठीक है, और किंगडम डायरेक्टली इमर्ज नहीं हुए, वो पढ़ेंगे कैसे क्या इमर्ज हुआ। ठीक है, वो पढ़ना है। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से चीजें रिलेटेड है, किस तरह से चीजें रिलेटेड है। तो ये प्लीज याद रखना। तो अब हमें पढ़ना है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में, इसमें एग्जाम से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, सो जो लेटर वैदिक फेज है वो हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, द लेटर वैदिक फेज एंड द ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने बताया था कि जो डिफरेंट ट्राइब्स थी वो माइग्रेट करेंगी जब उनके टूल्स इंप्रूव होंगे।
जब वो घने जंगलों को काट पाएंगे, तो जो डिफरेंट ट्राइब थी वो माइग्रेट करेंगी। तो वो माइग्रेट करके कहाँ आई? वो माइग्रेट करके फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम द पंजाब वाले रीजन से या नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से, वो कहाँ पर आई? गंगा यमुना दोआब रीजन। कहाँ पे? गंगा यमुना दोआब रीजन। अब ये गंगा यमुना तो ठीक है, ये नदी होगी। दोआब रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये गंगा जी बह रही है, ये यहाँ पे यमुना जी बह रही है, ठीक है, यमुना एंड गंगा, इनके जो बीच का एरिया है ये क्या हो जाएगा? दोआब रीजन हो जाएगा। ये जो बीच का एरिया है ये क्या हो जाएगा? दोआब रीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? सो अब ये, अब ऑफ कोर्स इतनी बड़ी बड़ी नदियों के बीच का रीजन है, इसके आसपास का रीजन है, तो ये फर्टाइल बहुत ज्यादा होगा। तो अब मैंने बताया कि वो लोग, ये जो जो ट्राइब थे उनके पास एडवांस टूल्स धीरे धीरे डेवलप इन लोगों ने कर दिए थे, जिसकी वजह से ये लोग जो घने जंगल थे गंगा यमुना दोआब रीजन के, ये लोग वहां माइग्रेट कर पाए, ये लोग वहां माइग्रेट कर पाए। सबको समझ आ रहा है? तो माइग्रेशन का देखो यहाँ पे बना हुआ है, लेटर माइग्रेशन एज इट इज, कह सकते हो, इमेज देख लो यहाँ पे, लेटर माइग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक अगर इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स, और एक्चुअली इसको भी हाइम्स नहीं कहते, इसको हिम्स कहते हैं, और मंत्रास, ठीक है, वर नोन एज समिताज। एक सीन पेन, एक बार मेरे को कलर चेंज करने दीजिए। सो समितास क्या होता है? जो हमने पढ़ा था ना, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को कुछ नहीं बोलना, बस ऋग्वेदा संहिता बोलना है। ठीक है। सो जो भी डिफरेंट मंत्र होते हैं और जो हिम्स होते हैं, उनको जब कलेक्शन उनका करा जाए, उनको एक साथ लिखा जाए, तो उसको, उस चीज को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है संहिता। ठीक है, तो ऋग्वेदा भी एक संहिता था जिसमें डिफरेंट मंत्र थे। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? मैंने पूरा आपको ऋग्वेदा डिटेल में कराया है प्रीवियस लेक्चर में। आप देख सकते हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट ही आप देखिएगा, एंशियंट इंडिया इसमें पूरा कवर होगा आपका। ठीक है। सो द जो ऋग्वेदा था वो ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट था। क्या था? ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट, जिससे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? जिसके बारे में हम, जिससे हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में पता चलता है, जिससे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती मिलती है? अर्ली वैदिक एज। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो ऋग्वेदा में डिफरेंट मंत्र थे, ठीक है, जो ऋग्वेदा में डिफरेंट मंत्र थे, जो डिफरेंट उच्चारण जिस तरह से करा जाता था, अब उसमें धीरे धीरे क्या डाला जाने लगा? म्यूजिक डाला जाने लगा। एक तरह से ट्यून एंड कॉम्पोजिशन दिया गया। तो जब उस टेक्स्ट में, तो जब उस चीज में, कह सकते हो, जो डिफरेंट मंत्र को म्यूजिक के साथ बोला जाने लगा, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में जा के साथ बोला जाने लगा, तो एक नया, एक कह सकते हो, एक वेद आया जिसका क्या नाम था? सामवेद। एक नया वेद आया जिसका क्या नाम था? सामवेद। सबको समझ आ रहा है? सो चैंट्स एंड म्यूजिकल नोटेशंस था इस वाले में। द सामवेद इज प्राइमली अ collection of verses many borrowed from ऋग्वेदा set to musical tunes। तो जो इसमें मंत्र हैं, वो मंत्र सिर्फ नॉर्मल नहीं बोलना है, वो म्यूजिक के साथ बोले जाने लगे। ठीक है, एक तरह से स्पेसिफिक वे में बोले जाने लगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें 1875 हिम्स है, यानी मंत्र है। 18 हिम्स है। ठीक है। और ज्यादातर को यूज कहाँ पे करते हैं? मतलब करा जाने लगा, जो यज्ञ होते थे, जो डिफरेंट यज्ञ होते थे, ठीक है, सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स के टाइम, ये जो डिफरेंट मंत्र है इनको बोला जाने लगा। ठीक है, क्लियर है? इस वाले वेद को बोला जाता है द वेदा ऑफ, या द वेद ऑफ चांट्स। इस वाले वेद को क्या बोला जाता है? द वेदा ऑफ चांट्स। ठीक है, क्लियर है? द और द वेदा ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें रिदम पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया, किस तरह से मेलोडिक रिसाइटेशन हो रहा है, जो मेलोडी है वो किस तरह से, कह सकते हो, यूज हो रही है किसी भी मंत्र को बोलने में। ठीक है, और इससे ये लगा कि भाई जो स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन है वो बढ़ जाता है, इस वाले वेद में ये लोगों को लगने लगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? द सामवेद लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसका जो अगर फाउंडेशन, अगर बात करी जाए, फाउंडेशन किसने रखी, इसकी नींव किसने रखी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक की? सामवेद ने। ठीक है, क्लियर है? तो सामवेद हो गया, ऋग्वेद हमने पहले ही पढ़ लिया था। फिर बात आती है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद किस पे फोकस करता है? ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो रिचुअल्स किस तरह से, किस तरीके से रिचुअल्स परफॉर्म होने हैं, ये इसका ध्यान, मतलब ये किस बारे में, मतलब इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ये किसमें लिखा हुआ है? यजुर्वेद में
कि जो हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, यज्ञ जो है या फिर यज्ञ जो है किस तरह से परफॉर्म होना चाहिए, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई पहले क्या सामग्री डलेगी या फिर कुछ भी, ठीक है, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, वर्शिपिंग किस तरह से करनी चाहिए, स्पेसिफिक वे में करनी है, तो वो किस में मेंशन है, यजुर्वेद में मेंशन है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। सो जो यजुर्वेद है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। शुक्ला यजुर्वेद, इसको व्हाइट यजुर्वेद भी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ मंत्रास हैं। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें जिसको ब्लैक यजुर्वेद बोला जाता है, जिसमें मंत्र और प्रोज दोनों है, जिसमें मंत्र और प्रोज दोनों है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। ये जो है जो यजुर्वेद है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, किसको, ब्राह्मण्स को, किसको, ब्राह्मण्स को, जो जो प्रीस्ट होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें स्पेसिफिक किस तरह से कोई भी पूजा करवानी है, किस तरह से वर्शिपिंग करवानी है, ठीक है, और पूजा तो सही वर्ड नहीं है, लेकिन किस तरह से वर्शिपिंग या यज्ञ करवाना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, क्लियर है। ये प्रैक्टिकल, मैंने यही बताया दैट इट एक्टेड एज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर द प्रीस्ट टू कंडक्ट वेरियस रिचुअल्स फॉर सोशल एंड कॉस्मिक हार्मनी। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। फिर आगे बात करते हैं अथर्ववेद। इसको अथर्ववेद की अगर बात करी जाए, ये जो तीनों हैं, ऋग्वेद, सामवेद 1, 2 एंड 3, ये जो तीनों हैं, इनको बोला जाता है कि ये आर्यंस ने बनाए थे। जो अथर्ववेद है, ये बताया जाता है कि नॉन आर्यन वर्क है। क्या है, नॉन आर्यन वर्क, मतलब नॉन आर्यन लोगों ने बनाया था किसको, अथर्ववेद को। ठीक है, क्लियर है। अथर्ववेद में डिस्कस करा गया है डेली लाइफ, हेल्थ को, स्पिरिचुअल वेलबींग को। ठीक है, स्पिरिचुअल वेलबींग को। इसमें जो है ना स्पेल्स पे काफी ध्यान दिया गया है। स्पेल्स यानी जो ऐसे मंत्र जो कि क्या है, जादुई हैं, मतलब ऐसे मंत्र जो कि जादुई हैं, मतलब जैसे होता है ना काला जादू होता है जिस तरह से, तो काला जादू यानी एक अगर मंत्रों को स्पेसिफिक तरीके से बोला गया, एक स्पेसिफिक वे में बोला जाता है, मतलब जो भी इसमें मंत्र होंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी बुरी शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये किस में माना जाता था, अथर्व वेद में ये अथर्व वेद में माना जाता था। सो अदर अथर्ववेद consists of hymns, spells and incantations dealing with, ठीक है, हीलिंग डिजीज, मतलब कि भाई मंत्र पढ़ के क्या हो जा रहा है, बीमारी ठीक हो जा रही है, जो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, जो कह सकते हो राक्षस हैं, वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, और जो घर में जो कह सकते हो बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएंगी मंत्र पढ़ के। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, एक तरह से बस इतना सिंपल याद रखना कि भाई ये मैजिकल स्पेल्स की बात करते थे। बस इनको लगता था कि मंत्र पढ़ेंगे स्पेसिफिक तरीके से तो वो जादुई मंत्र और सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। इट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी एंड चार्म्स। ठीक है, क्लियर है। यूज्ड फॉर नॉन सेक्रीफाइस सेक्रीफिशियल रिचुअल्स। ठीक है, ये यूज होता था नॉन सेक्रीफिशियल रिचुअल्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं इसकी। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और वर्ल्डली रिलेटेड है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और रियल लाइफ रिलेटेड है। कौन सा, अथर्ववेद। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ज्यादा वर्ल्डली रिलेटेड या फिर रियल लाइफ से ज्यादा, अगर रियल लाइफ की बात करी गई, किस में बात करी गई, रियल लाइफ से ज्यादा रिलेटेड कौन सा वेद है हमारा, अथर्ववेद रिलेटेड है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। तो सबको इतना मैंने बता ही दिया था। तो द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो ऋग्वेदा संहिता हमने पहले पढ़ ही लिया था, जिससे हमें अर्ली वैदिक लोगों के बारे में पता चला। ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन जब मंत्रों को सिंगिंग के साथ बोला जाने लगा तो कौन सा वेद आया, सामवेद आया। ठीक है, जब मंत्रों को या फिर प्रेयर्स को हमने एक तरह से ट्यून दे दिया तो कौन सा वेद आया, सामवेद आया। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। और ऋग्वेदा के बाद और कौन से वेद आए, यजुर्वेद आए, यजुर्वेद संहिता आई। ठीक है, तो जिसमें मंत्र भी थे और साथ में रिचुअल्स भी थे। ठीक है, जिसमें मंत्र भी थे और साथ में रिचुअल्स भी थे। फिर आया अथर्ववेद। ठीक है, नॉन आर्यन वर्क मैंने बताया था। ठीक है, इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स थे, जो कि हमें लगता था, मतलब उन लोगों को लगता था कि भाई इवल डिजीज, ठीक है, बुराइयों से कह सकते हो लड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मंत्र। ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, फिर ब्राह्मणास क्या थे, ब्राह्मणास भी एक तरह के टेक्स्ट थे। जैसे ये तो एक टेक्स्ट हो गया, मतलब जो एक लिखित वे में डिफरेंट, ठीक है, जो ऋग वेदा है और डिफरेंट वेदा है वो भी एक टेक्स्ट है।
हिस्ट्री में एक तरह से। और ये जो ब्राह्मणास है ये भी टेक्स्ट है जिसमें रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, ब्राह्मणास की बात कर रहे हैं, और जो एक्सप्लेन करते हैं सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स, यानी सोशली और रिलीजियसली जो डिफरेंट रिचुअल्स हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पे लिखे हैं, ये ब्राह्मणास में लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, ब्राह्मणास में लिखी गई है। और इस जमाने में कौन सी पॉटरी ज्यादा मिलती थी, इस जमाने में पॉटरी मिलती थी सबसे ज्यादा पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर, सबको समझ आ रहा है। लेटर वैदिक फेज में कौन सी कैसी पॉटरी मिलती थी, पेंटेड ग्रेवेयर, सबको समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने बता दिया था आपको कि भाई जो ऋग वेद है उससे हमें किसके इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्ली वैदिक पीपल की, अर्ली वैदिक पीपल की। और जो लेटर वैदिक फेज है, जो लेटर वैदिक फेज है उससे हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, सामवेद से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है और अथर्ववेद से मिलती है। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। फिर अगर यहाँ पे देखो बेसिक चीज लिखी है, ऋग वेदा ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वैदिक टेक्स्ट, सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा ही दिया था। ठीक है, इसमें 1028 वैदिक हाइम्स है या फिर हिम्स है। ठीक है, सामवेद की बात करें, सामवेद जो है सेकंड वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें सॉन्ग्स एंड चैंट्स है। सबको समझ आ रहा है। हर मेलोडी, इसमें जो मेलोडी है उसको क्या नाम दिया गया है, गाना या गना, जैसा भी आप पढ़े से। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें, ये ज्यादातर इसका फोकस किस चीज पे था, कि रिचुअल्स किस तरह से, द वे टू परफॉर्म द रिचुअल। ठीक है, प्राइमली फोकस्ड ऑन वर्शिप एंड रिचुअल्स। इसको दो भागों में बांटा गया था यजुर्वेद को, दैट इज कृष्ण यजुर्वेद, या फिर ब्लैक यजुर्वेद, या फिर शुक्ला यजुर्वेद, या फिर व्हाइट यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, तो जो सबसे न्यूएस्ट वैदिक टेक्स्ट है ये 1200 से 900 बीसी तक है। ठीक है, ये अथर्ववेद था। ठीक है, इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें थी, कि भाई कह सकते हो डेली लाइफ से रिलेटेड रिलेटेड चीजें, कोई बीमारी हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, शादी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखना है, ठीक है, फ्यूनरल्स में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखना है। ठीक है, बुराइयों को कैसे हटाना है, कोई कोई कह सकते हो अगर किसी पे कोई गलत ताकत किसी के ऊपर चढ़ गई है, मतलब ऐसे इसमें माना जाता था, कोई अगर इवल स्पिरिट है या फिर इवल डेमंस है तो उसको कैसे हटाना है। ठीक है, तो ये सब चीज किसमें है, अथर्ववेद में है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें संहिताज, अब हर वेद से रिलेटेड संहिता थी, हर वेद से रिलेटेड ब्राह्मणास थे, आर्यन थे और उपनिषद थे। ये क्या थे, ये कह सकते हो एक तरह से डिफरेंट टेक्स्ट थे, जो कि किसके बेसिस पे बनाए गए थे, जो कि बेसिस पे बनाए गए थे किसके, डिफरेंट वेदा के बेसिस पे। तो बड़ा डॉक्यूमेंट क्या हो गया हमारा, बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया हमारे वेद। ठीक है, और उसी के ऊपर जो टेक्स्ट बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, वो हो गया हमारे संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद। सबको समझ आ रहा है। अब संहितास की बात करें, संहितास में डिफरेंट मंत्रास, डिफरेंट मंत्र लिखे हुए थे। संहिता में क्या है, आप लोगों को दिख रहा है वैसे क्लियरली, हाँ ठीक है। सो संहितास में क्या है, डिफरेंट मंत्र थे। ठीक है, ब्राह्मणास में क्या है, कमेंट्री थी कि किस तरह से रिचुअल करने हैं, सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस। आर्यन या क्या थे, टेक्स्ट ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस, किस तरह से सेक्रीफाइसेस करना है, सिंबॉलिक एंड अदरवाइज। उपनिषद की बात करें, ठीक है, टेक्स्ट रिगार्डिंग मेडिटेशन कैसे करना है, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल वर्क। सबको समझ आ रहा है। सो जो डिफरेंट टेक्स्ट थे, हमें अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो हमें डिफरेंट टेक्स्ट है, हमने ये तो पढ़ ही लिया कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेद थे। साथ में क्या था, संहितास, ब्राह्मणास, आर्यनिकास एंड उपनिषद। सबको समझ आ रहा है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। So the people of later Vedic period were aware about two seas। तो लेटर वैदिक पीरियड थे के जो लोग थे उनको दोनों सी के बारे में पता था, दैट इज अरेबियन सी के बारे में एंड इंडियन ओशन सी के बारे में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। देवर ऑल्सो, इनको हिमालयस के बारे में भी पता था। और इस इस टाइम के दौरान 16 महाजनपद बनते हैं। इस टाइम के दौरान क्या बनते हैं, 16 महाजनपद बनते हैं। ठीक है, जिसमें काफी रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स लाई करती है। महाजनपद क्या है एक बार ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, महाजनपद क्या है एक बार ये देख लेते हैं।
ठीक है, आई होप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये, मेरे हिसाब से प्रीवियस उसमें एक सेकंड रुकिए। ठीक है, मैंने बताया कि जो ट्राइब थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ठीक है, सेटल लाइफ जीने लगी। सेटल लाइफ जीने की वजह से एक तरह से ये एरिया से अटैच होने लगे। तो ये किसमें ये मतलब ट्राइब को क्या बोला जाता था, जना बोला जाता था। ठीक है, जब ये एक एरिया को ऑक्यूपाई करके रहने लगी, इसको क्या बोला जाने लगा, जनपद। जब ये बड़ा होने लगा, जब जनपद बहुत बड़े बड़े होने लगे, एक्सपेंशन हुआ जनपद। ठीक है, जब जनपद का एक्सपेंशन हुआ तो क्या बनते हैं, महाजनपद। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, महाजनपद। सबको समझ आ रहा है। सो टोटल कितने कितने जनपद हैं, 16 महाजनपद थे। ठीक है, क्लियर है। 16 महाजनपद थे वर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, अगर उसको जोग्राफिकली बांटा जाए तो तीन उस हिस्सों में बांटा जा सकता था। एक तो आर्यव्रता। आर्यव्रता कौन सा एरिया, जहाँ पे आर्यंस सेटल थे, यानी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे आर्यन सेटल थे यानी नॉर्थ इंडिया, मध्य देश या फिर सेंट्रल इंडिया। और दूसरा दक्षिण पथ। दक्षिण पथ यानी सदर्न इंडिया। सबको समझ आ रहा है। सो आर्यनव्रता, आर्यनव्रता वर्ड नहीं है, सॉरी, आर्यव्रता है। ठीक है, आर्यव्रता जो कि आर्यन से निकला हुआ वर्ड है, जहाँ पे बेसिकली आर्यंस ने ऑक्यूपेशन करा हुआ था। सबको समझ आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। पूरा नहीं दिख रहा आप लोगों को, रुकिए। ठीक है, सो आर्यव्रता, आर्यवर्ता, मध्य देश एंड दक्षिण पथ। आर्यवर्ता, आर्यवर्ता, मध्य देश एंड दक्षिण पथ। दक्षिण पथ। ठीक है, सो आर्यवर्ता क्या है, जहाँ पे आर्यंस थे। मध्य देश क्या है, ये सेंट्रल पार्ट। एंड दक्षिण पथ क्या है, ये सदर्न पार्ट। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें इनकी मटीरियलिस्टिक लाइफ देखनी है। ठीक है, मटीरियल लाइफ देखनी है लेटर वैदिक पीरियड की। और ये देखना है कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन करा डिफरेंट, ये जो सोसाइटीज थी, ये जो डिफरेंट महाजनपद थे, ये एंड में कौन से जनपद महाजनपद इंपॉर्टेंट बचे। ठीक है, वो पढ़ना है। और साथ में इनका रिलीजियस फॉलो किस तरह से करते थे, रिलीजन किस तरह से ये फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर में कहीं कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, दिस विल रियली मोटिवेट अस। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पार्ट 10। तो ये था हमारा पार्ट 9।